हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू लॉ प्रेप जुडिशरी। होप आपकी प्रिपरेशन एग्जाम की अच्छी चल रही होगी। राजस्थान जुडिशरी के एग्जाम सिर पे है, तो मुझे पता है आप लोगों का एक एक मिनट बहुत वैल्यूबल है। इसलिए आज हमने कोशिश की है कि एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो 90% स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट थोड़ा सा मुश्किल लगता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, और उसमें से जो राजस्थान जुडिशरी में भी इसका अच्छा वेटेज है, 3 से 4 क्वेश्चन इसके बनते हैं। आज का वीडियो अगर आप एंड तक देखोगे तो आई एम श्योर कि आपके 4 में से 2 से 3 क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाएंगे। और ज्यादा बड़ा वीडियो हो सकता है आपका, क्योंकि इसमें जो हमने कोशिश की है कि सारे के सारे डॉक्ट्रिन्स जो आपको शायद ही किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे, एक साथ कंपाइल करके आपके सामने लाना। और प्लस पर्पज ये है आपका कि जो आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि डॉक्ट्रिन क्या है, कौन सी सेक्शन में है, या कौन सी सेक्शन में कौन सा डॉक्ट्रिन है, वो डॉक्ट्रिन किससे रिलेटेड है। कभी कभी जस्ट आपको इतना भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये डॉक्ट्रिन जो है किस टाइप की प्रॉपर्टी पे अप्लाई होगा, मूवेबल पे होगा, इमूवेबल पे होगा, या दोनों पे होगा। तो इस पर्पज से आपके लिए सारे डॉक्ट्रिन्स एक ही साथ में एक ही वीडियो में आ रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं, अपना प्रेशियस टाइम निकाल के, एग्जाम टाइम में हर मिनट इंपॉर्टेंट होता है, टाइम निकाल के देखते हो, तो मुझे लगता है कि आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के जो डॉक्ट्रिन्स है, आपके जितने डॉक्ट्रिन्स है, ऑलमोस्ट 20 डॉक्ट्रिन्स है पूरे बेर एक्ट में जो कवर करने की कोशिश की हमने। उसमें आपको ब्रीफ मिलेगा, केस का नाम भी मिलेगा, सेक्शन मिलेगी, किससे रिलेटेड है, और अगर आपने पहले अच्छे से पढ़ा है तो आपके लिए क्विक रिवीजन हो जाएगा। अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है, आपने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, या आपको आज तक कभी समझ नहीं आया, तो भी अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो जरूर आपको बेनिफिट होगा। और एग्जाम में 2 to 3 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन आते हैं डीपीए के। 4 क्वेश्चन तो मैं नहीं बोलती, लेकिन 2 से 3 क्वेश्चन आपके जरूर राइट हो जाएंगे जुडिशरी के एग्जाम में। तो ये है हमारा। और वैसे भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स है आपकी डेफिनेशंस, डॉक्ट्रिन्स और डिफरेंसेस, परिभाषाएं, सिद्धांत और अंतर। और डॉक्ट्रिन जो है, डॉक्ट्रिन बेस्ड क्वेश्चन आपके बहुत से आते हैं। अगर आप दूसरे स्टेट की प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो उसमें भी आपको डीपीए ऑलमोस्ट सारे स्टेट में है, तो इसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन्स इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। फर्स्ट डॉक्ट्रिन जो हमारा आया है वो है आपका सेक्शन 10 में, डॉक्ट्रिन अगेंस्ट अलाइनेबिलिटी या संक्रमणीयता के विरुद्ध नियम, या संक्रमणीयता के विरुद्ध नियम का इसका मतलब सेक्शन 10 है। रॉसर वर्सेस रॉसर का केस है इसमें। और इस सेक्शन का अगर मैं आपको ब्रीफ करूं तो जस्ट इतना सा मीनिंग है, एक पर्सन ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की अदर पर्सन को, ट्रांसफरी को, और साथ में उसमें कोई कंडीशन या रेस्ट्रिक्शन, कोई शर्त या मर्यादा आपने लगाई है कि आप इस प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफर नहीं करोगे, एब्सोल्युटली आप उसको रेस्ट्रेन करो, आत्यंतिक रूप से आप उसको विवर्जित करो, फाइनली आप उसको मना करो, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो ऐसी कंडीशन वॉइड है और ट्रांसफर आपका वैलिड है। जैसे आपको पूछे कि डॉक्ट्रिन ऑफ एलाइनेशन वाला जो डॉक्ट्रिन है आपका, संक्रमणीयता वाला जो नियम है, कौन सी सेक्शन में, तो सेक्शन 10 केस है इसका रॉसर वर्सेस रॉसर। दूसरा केस आ गया हमारा, दूसरा डॉक्ट्रिन आ गया हमारा डबल पॉसिबिलिटी रूल। डबल पॉसिबिलिटी रूल मिलता है आपको सेक्शन 13 में। और सेक्शन 13 की हम बात करो तो सेक्शन 13 बोलती है आपको ट्रांसफर इन फेवर ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। अगर आप किसी अजात बच्चे, मतलब आपका जो चाइल्ड अभी तक बॉर्न नहीं हुआ, उसके फेवर में कोई ट्रांसफर करना चाहते हो, ये जैसा आपको इसलिए बता रही हूँ आपको कि एक लाइन में आपको समझ आएगा। अगर आप अनबॉर्न को ट्रांसफर करते हो तो 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन, आपको एक प्रायर इंटरेस्ट, एक पूर्विक हित का सृजन करना पड़ेगा, पूर्विक हित का सृजन करना पड़ेगा किसी लिविंग पर्सन के फेवर में। और दूसरी जो कंडीशन है कि जो आप अनबॉर्न को ट्रांसफर कर रहे हो, जो अनबॉर्न पर्सन को जो ट्रांसफर कर रहे हो, वो ट्रांसफर आपका एब्सोल्यूट ट्रांसफर होना चाहिए। उसको जो आप ट्रांसफर कर रहे हो अत्यंतिक अंतरण होना चाहिए। अगर आप उसको लिमिटेड इंटरेस्ट दोगे तो आपका ट्रांसफर वैलिड नहीं होगा। तो डबल पॉसिबिलिटी रूल जो है आपका सेक्शन 13 का रूल है आपका, वीटी वर्सेस माइकल के केस में आपका ये डिसाइड हुआ था फर्स्ट टाइम। इसमें आपका सिंपल सा मीनिंग ये है कि अगर आप अनबॉर्न को ट्रांसफर कर रहे हो तो किसी अनबॉर्न का बॉर्न होना एक पॉसिबिलिटी है। आप अगर 2 पॉसिबिलिटी करते हो, जैसे अगर मैंने ट्रांसफर किया कि मेरे ग्रैंडसन को और उसके बाद उसके सन को, ग्रैंडसन जो भी एग्जिस्ट नहीं करता उसके फेवर में ट्रांसफर कर सकते हो, अगर बीच में एक आपने लिविंग पर्सन के फेवर में ट्रांसफर बनाया तो डबल पॉसिबिलिटी रूल आपको जस्ट ये बोलता है कि लॉ जस्ट एक पॉसिबिलिटी को अलाउ करता है, विधि एक संभावना को मान्यता देती है, 2 पॉसिबिलिटी को, 2 संभावनाओं को मान्यता नहीं देती है। ये है आपका सेक्शन 13 में। और इसमें क्या लिखा है आपका, ट्रांसफर टू अनबॉर्न पर्सन मींस दैट इफ ए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इज मेड टू ए पर्सन नॉट इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। ऐसा व्यक्ति जो अंतरण के समय अस्तित्व में नहीं है, द ट्रांसफर विल बी वॉइड
इफ इट इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट क्रिएट्स ए डबल पॉसिबिलिटी। आप ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन अगर दो पॉसिबिलिटी को आप ट्रांसफर करोगे तो ट्रांसफर वैलिड नहीं है। तो क्वेश्चन बनता है आपका डबल पॉसिबिलिटी रूल कौन से सेक्शन में, कौन से केस में डिसाइड हुआ था, और क्या रेस्ट्रिक्ट करता है आपका। एक संभावना लॉ आपको अलाउ करेगा, दूसरी संभावना लॉ आपको अलाउ नहीं करेगा। नेक्स्ट रूल आ गया हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ परपेचुटी, शाश्वतता का सिद्धांत। ये जो है आपका सेक्शन 14 में है, 13 के कंटिन्यूस में सेक्शन 14 पढ़ते हैं। इसका लैंडमार्क जजमेंट था हमारा गिरिजेश दत्त वर्सेस दाता दिन। इसमें क्या हो रहा है आपका कि अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, अनबॉर्न को ट्रांसफर किए, कर सकते हो। अनबॉर्न को ट्रांसफर करने के पहले आप कितने भी प्रायर इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हो, पूर्वी के कितने भी बना सकते हो, लेकिन लास्ट में जो अनबॉर्न को ट्रांसफर करोगे उसको भी आप मैक्सिमम 18 ईयर्स तक आप उसका एंजॉयमेंट जो है, उसको एंजॉय करने का जो राइट दे रहे हो, उसको आप पोस्टपोन कर सकते हो, उसके बाद नहीं। इसका मतलब आपका एक और बात आती है यहाँ पे कि ट्रांसफरेबिलिटी इज एन इनहेरेंट क्वालिटी ऑफ अ प्रॉपर्टी। अंतर्नियता संपत्ति का अंतर्निहित गुण है, और अगर आप कोई भी ऐसी रेस्ट्रिक्शन लगाते हो जो उसकी ट्रांसफरेबिलिटी को इफेक्ट करती है, उसकी अंतर्नियता को प्रभावित करती है, तो वो रेस्ट्रिक्शन आपकी हो जाएगी void। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, means that a property cannot be transferred in such a manner that it becomes inalienable for an indefinite period based on public indefinite period। मतलब यहाँ तक ये आपका इसका फर्स्ट पार्ट हो गया कि आप प्रॉपर्टी को, परपेचुटी का मतलब होता है एक इंडेफिनेट पीरियड, एक अनिश्चित काल, या हमेशा हमेशा के लिए आप अपनी प्रॉपर्टी को ऐसा नहीं रख सकते कि मैं कितने साल भी बाद भी मैं नहीं रहूं दुनिया में तो भी मेरी प्रॉपर्टी मेरे अकॉर्डिंग चले, ऐसा नहीं होगा आपका। तो इसमें आपका लिविंग पर्सन के बीच में आप कितने भी, जैसे हमने सेक्शन लास्ट रूल में हमने पढ़ा कि 13 में जो अनबॉर्न पर्सन के फेवर में जो ट्रांसफर कर रहे हो वो कर सकते हो। 14 कहता है आपका लिविंग पर्सन, पूर्विक हित आपका, प्रायर इंटरेस्ट आप कितने भी पर्सन के फेवर में बना सकते हो, लेकिन अनबॉर्न पर्सन जो होगा एक होगा, एब्सोल्यूट इंटरेस्ट उसको मिलेगा, और मैक्सिमम आप उसको अगर डेफर कर सकते हो, पोस्टपोन कर सकते हो, स्थगित कर सकते हो, तो वो जस्ट हमारा 18 ईयर कर सकते हो, उसके अलावा नहीं। और ये जो डॉक्ट्रिन है आपका पब्लिक पॉलिसी और इक्विटी पे बेस्ड है, आपका लोक नीति और साम्य पे आधारित है। मतलब सोसाइटी ये चाहती है कि प्रॉपर्टी मैक्सिमम ट्रांसफर हो, और एक इंडिविजुअल ये चाहता है कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे हिसाब से रहे। तो ये हो गया हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ परपेचुटी, सेक्शन है 14। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ एक्यूमुलेशन, संचयन का सिद्धांत। ठीक है, लैंडमार्क जजमेंट है इसका टेल्यूसन वर्सेज वुडफोर्ड। देखो, एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को रोकने के लिए 3 कोशिश करता है। पहली कोशिश उसने की सेक्शन 10 में कि आपने एलाइनेशन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, अन्य संक्रमण को आगे ट्रांसफर करने को उसको रोक दिया, वो था सेक्शन 10 में, लॉ ने उसको वॉइड कर दिया। दूसरी कोशिश की उसने सेक्शन 14 में। सेक्शन 14 में क्या बोला उसने कि भाई आप लिविंग पर्सन कितने भी हो सकते हैं, अनबॉर्न पर्सन एक होगा, या क्लास हो सकती है, और उसके बाद उसको एब्सोल्यूट इंटरेस्ट मिलेगा। अब तीसरी जो कोशिश हो सकती है वो है एक्यूमुलेशन, संचयन। संचयन का मतलब क्या होता है कि जो प्रॉपर्टी की इनकम है आप उसको इकट्ठा करने के लिए बोल रहे हो, और वो इकट्ठा कैसे होगी आपकी। केस है इसका, अगर आपको जस्ट इतना पता हो कि एक्यूमुलेशन का डॉक्ट्रिन जो है कौन सी सेक्शन में, सेक्शन है 17, और इसका लैंडमार्क जजमेंट जो था आपका फर्स्ट टाइम जब ये आया था आपका टेल्यूसन वर्सेज वुडफोर्ड वाले केस में। और इस सेक्शन में बेसिक थिंग क्या है कि अगर मैं कहती हूँ कि मैं प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर रही हूँ, अगर मैं प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर कर रही हूँ, लेकिन इस प्रॉपर्टी की जो इनकम होगी वो हमेशा आप मुझे और मेरे बच्चों को दोगे, अगर मैं नहीं रहूं तो मेरे बच्चों को, और या फिर आप मुझे दोगे। तो इसमें क्या हो रहा है आपका, पहली बात, ये जो सेक्शन है आपका एक्सेप्शन है सेक्शन 11 का। ठीक है, ये एक्सेप्शन है सेक्शन 11 का। दूसरा है, इसमें आपने डायरेक्शन दिए है एक्यूमुलेशन के ऑफ इनकम के, आय के संचयन के आपने निर्देश दिए हैं, और आपने रेस्ट्रिक्शन लगाया है। किस पे रेस्ट्रिक्शन लगाया है आपने, प्रॉपर्टी के फ्री एंजॉयमेंट पे। आपने प्रॉपर्टी के फ्री एंजॉयमेंट पे रेस्ट्रिक्शन लगाया है। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही थी कि अगर ए ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है बी को, इस डायरेक्शन के साथ में क्या निर्देश दिया आपने उसको कि इस प्रॉपर्टी की जो इनकम होगी वो हमेशा हमेशा के लिए, मतलब हमेशा के लिए उसकी इनकम जो होगी आपकी एक्यूमुलेट होगी, संचित होगी, और आप ये जब तक मैं जिंदा हूं, ए जिंदा है जब तक उसको, और उसके बाद उसके चिल्ड्रन को दोगे। ठीक है, ए ने ये रेस्ट्रिक्शन लगा दी। ठीक है, ए ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी, लेकिन क्वेश्चन है क्या ये रेस्ट्रिक्शन वैलिड है कि आप हमेशा के लिए फॉर एवर जो है वो उसकी जो इनकम है आप ए को या उसके बच्चों को दोगे। तो लॉ ने आप पे रेस्ट्रिक्शन लगाई। ठीक है, आप ऐसा डायरेक्शन दे सकते हो, लेकिन
इस डायरेक्शन की लिमिट है। क्या लिमिट है आपका? ये एक्यूमुलेशन की जो परमिशन है आपकी दो कंडीशन पे चलेगी। पहला, द लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर, लाइफ ऑफ द ट्रांसफरर, ठीक है। लाइफ ऑफ द ट्रांसफर का मतलब क्या हो गया? ए का जो लाइफ टाइम है वहां तक, और दूसरा आ गया आपका पीरियड ऑफ 18 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, डेट ऑफ ट्रांसफर से 18 ईयर। जो भी दोनों में से ज्यादा होगा, जो भी दोनों में से लॉन्गर होगा वो इसमें चलेगा। दैट मीन्स अगर प्रॉपर्टी ए ने बी को ट्रांसफर की है इस डेट को, सपोज 2023 में ट्रांसफर की है, ठीक है, और 2027 में अगर ए की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो आप इनकम कब तक उसके बच्चों को दोगे? तो दो चीजें इसमें, डेट ऑफ ट्रांसफर से 18 ईयर्स, 2023 से 18 ईयर, और या फिर आपका जब उसकी डेथ हो जाएगी उस दोनों में से जो भी लंबा पीरियड होगा उसमें। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप ऐसे ट्रीट करेगा, मतलब बी ऐसे ट्रीट करेगा, सपोज आपने प्रॉपर्टी में ऐसा कोई डायरेक्शन दिया ही नहीं था। तो ये है आपका सेक्शन 17, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्यूमुलेशन, संचयन का सिद्धांत। संचयन का मतलब इनकम को एक्यूमुलेट करने का डायरेक्शन दिया था, लेकिन लॉ ने रेस्ट्रिक्ट क्या कर दिया? डेट ऑफ ट्रांसफर से 18 साल या अंतरक का जीवन काल, आपका ट्रांसफर का लाइफ टाइम, जो भी दोनों में से दीर्घतर अवधि होगी, जो भी दोनों में से लॉन्गर पीरियड होगा वहां तक आपका वैलिड रहेगा। और उसके बाद जो है आपका ऐसा जो ट्रांजेक्शन है आपका वो डायरेक्शन वॉइड हो जाएगा। उसके बाद फिर आ गया हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस, यथाशक्य सामीप्य का सिद्धांत। इस डॉक्ट्रिन में ऐसा कोई रूल नहीं है, दो सेक्शन की रेफरेंस आती है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो भी आपको ऑप्शन में दिखे कि आपका यथाशक्य सामीप्य का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस कौन सी सेक्शन में है, अगर ऑप्शन में 18 और 26 दोनों दिखी तो दोनों में है, और अगर ऑप्शन में आपको जस्ट 18 दिखती है तो क्या होगा? यथाशक्य सामीप्य का सिद्धांत का मतलब क्या हो गया? एज नियर एज पॉसिबल, मतलब जितना संभव हो सके मैक्सिमम। ये ट्रस्ट और आपका जो आपके चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज के लिए जो हम ट्रस्ट और बनाते हैं आपका, उसमें काम आता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? दो है, एक आपका 18 में तो आपका जो ट्रांसफर हो रहा है वो आपका ट्रस्ट और में हो रहा है, और 26 आती है आपकी कंडीशन प्रेसिडेंट, पूर्वभावी शर्त, उसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो उसमें आपको यही याद रखना है कि अगर आपने ट्रस्ट बनाई और उसको आपने सपोज मैंने एक ट्रस्ट बनाई किस पर्पज के लिए कि मेरे जाने के बाद मेरी जो भी प्रॉपर्टी है उससे एक कैंसर हॉस्पिटल खोला जाए, अगर आपको मैंने ट्रस्टी बनाया। अब जाने के बाद मेरी डेथ के बाद प्रॉपर्टी इतनी नहीं है कि आप एक कैंसर का हॉस्पिटल ओपन कर सको, लेकिन आप क्या कर सकते हो? जो एग्जिस्टिंग पहले से कोई हॉस्पिटल है अगर आप उसमें इक्विपमेंट्स और अगर आप मेडिसिन और सप्लाई करते हो तो भी लॉ क्या मानेगा कि वो ट्रांसफर डिफीट नहीं हुआ, आपने उस ऑब्जेक्ट को, उस पर्पज को एक लिमिट तक पूरा कर दिया है। यही है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस। केस इसका कोई भी नहीं है, बस जैसे आपको सेक्शन पूछते या इसका मीनिंग पूछते तो वो आपको आना चाहिए। उसके बाद आ गया हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ कंडीशनल ट्रांसफर। ये है आपका सशर्त अंतरण। आप ट्रांसफर कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? कंडीशंस लगा के। तो आप 25 to 34 की जो सेक्शंस पढ़ते हैं हम, वो बात करती है आपकी कंडीशनल ट्रांसफर के लिए। लेकिन अगर आपको एग्जाम में सेक्शन पूछे कि कंडीशनल ट्रांसफर कौन सी सेक्शन में, वैसे तो टोटल सेक्शन है हमारी 25 to 34, लेकिन अगर आपको एक ही सेक्शन पूछे तो आंसर है हमारा 25। उसके बाद अगर आप किसी को सशर्त अंतरण करते हो तो आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 23 भी याद रखनी पड़ेगी कि वो जो कंडीशन आपने लगाई है वो ऐसी नहीं होनी चाहिए जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो, विधि द्वारा प्रतिषिद्ध हो, या फिर फ्रॉडुलेंट हो, किसी के शरीर और संपत्ति को, बॉडी और प्रॉपर्टी को इंजुरी करती हो। तो ये सारी कंडीशंस आपकी नहीं होनी चाहिए। उसके अलावा जो कंडीशंस आप लगा सकते हो वो कंडीशंस आपकी तीन तरह की हो सकती है। पहली हो सकती है आपकी कंडीशन प्रेसिडेंट, इसको हम बोलते हैं पूर्वभावीय शर्त, इसको हम बोलते हैं पूर्वभावीय शर्त। पूर्वभावीय शर्त का मतलब ये है कि अगर आप शर्त पूरी करोगे तो ट्रांसफर इफेक्टिव होगा। हमेशा एग्जांपल देती हूँ मैं क्लास में कि अगर आपके दादाजी आपको एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करे, किस कंडीशन पे? कि बेटा जिस दिन आप आर्टिस्ट बन जाओगे ये प्रॉपर्टी आपकी। कौन सी कंडीशन है? पहले आपको कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, पहले आपको जुडिशियल ऑफिसर बनना पड़ेगा, उसके बाद प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। तो ये है आपकी कंडीशन प्रेसिडेंट। दूसरी आती है हमारी कंडीशन सब्सिक्वेंट। कंडीशन सब्सिक्वेंट का मतलब है पश्चातवर्ती शर्त। पश्चातवर्ती का मतलब ये तो होगी पूर्वभावीय, यह होगी आपकी पश्चातवर्ती शर्त। पश्चातवर्ती का मतलब हो गया प्रॉपर्टी आपको पहले मिल जाएगी, लेकिन आपको
प्रॉपर्टी पहले मिल जाएगी, लेकिन आपको कंडीशंस क्या करनी पड़ेगी, बाद में पूरी करनी पड़ेगी। तो जो लास्ट उसमें रूल में हमने पढ़ा था डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस में, तो 26 की रेफरेंस थी उसमें। तो पूर्वभावी शर्त के लिए आपका रूल है आपका कि ये जो कंडीशन प्रेसिडेंट है इसका सब्सटेंशियल कंप्लायंस सफिशिएंट है आपका। दैट मीन्स अगर इसका सारता अनुपालन हो जाए, पूरा का पूरा वर्ड टू वर्ड अक्षरश पालन होना जरूरी नहीं है, अगर आपने सब्सटेंशियली भी इसको कंप्लायंस कर दिया है तो लॉ ये मानेगा, डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रस अप्लाई हो जाएगा और वो बोलेगा कि आपने इसकी कंप्लायंस कर दी है। और तीसरी कंडीशन होती है आपकी कोलेटरल कंडीशंस। कोलेटरल कंडीशंस को हम बोलते हैं समपार्श्विक शर्तें। समपार्श्विक का मतलब है ऐसी कंडीशन जो आपको साथ साथ में पूरी करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। पहला क्वेश्चन कंडीशनल ट्रांसफर, कौन सी सेक्शन में डॉक्ट्रिन ऑफ कंडीशनल ट्रांसफर है आपकी सेक्शन। एक सेक्शन पूछे तो आंसर है हमारा 25, पूरे प्रोविजन पूछे तो सेक्शन है हमारे 25 to 34। कंडीशंस कितनी तरह की हो सकती है, कंडीशंस आपकी पहले हो सकती है उसको बोलते हैं कंडीशन प्रेसिडेंट पूर्वभावी शर्त। दूसरी जो बाद में हो सकती है जिसको प्रॉपर्टी पहले मिलेगी लेकिन कंडीशंस बाद में पूरी करनी है। जैसे वही एग्जांपल कि अगर आपके दादाजी ने बोला कि जब आप आर्टिस्ट बन जाओगे तब ये घर आपका, तो ये तो है कंडीशन प्रेसिडेंट कि आपको पहले आर्टिस्ट बनना फिर घर मिलेगा। दूसरा क्या हो सकता है, उन्होंने आपको घर पहले ही दे दिया है और फिर क्या बोला, अगर आप आर्टिस्ट नहीं बने तो ये घर मैं वापस ले लूंगा, तो ये क्या हो गया आपका कंडीशन सब्सिक्वेंट। और कोलेटरल का मतलब होता है कि जिन कंडीशंस को साथ साथ में पूरा करना है। टीपी जो डील करती है आपकी इन दोनों कंडीशंस को डील करती है, पूर्वभावी शर्त और पश्चातवर्ती शर्त, कंडीशन प्रेसिडेंट और कंडीशन सब्सिक्वेंट। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्ट्रिन आया हमारे पास डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है, एक्सीलरेट कार में आता है आपका एक्सीलरेटर, त्वरित प्राप्ति का या शीघ्रता का सिद्धांत। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ आपका, ये जो है आपका ये भी कंडीशनल ट्रांसफर वाले पार्ट में आ रहा है 25-26 के बाद में। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर वही हमारा एग्जांपल कि आपके दादाजी ने प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर की और उसके बाद उन्होंने लिखा, क्या लिखा कि अगर आप 1 साल में आर्टिस्ट नहीं बने तो प्रॉपर्टी आपके ब्रदर को चली जाएगी। अगर आप 1 साल में आर्टिस्ट नहीं बने तो प्रॉपर्टी आपके ब्रदर को चली जाएगी। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्सीलरेशन का मतलब है कि अगर, अब इसमें 2 वर्ड यूज हुए आपके इस सेक्शन में, एक है आपका प्रायर डिस्पोजिशन और एक है आपका अल्टीरियर डिस्पोजिशन। ठीक है, और हिंदी में इसके लिए लिखा आपका प्रायर डिस्पोजिशन को लिखा है आपका पूर्विक वयन और पड़तर के इसे अल्टीरियर के लिखा आपका पड़तर वयन। तो अगर आपने एक ट्रांसफर किया है उसमें आपने 2 ट्रांसफर किए एक तरह से, कैसे, पहले आपने एक पे कंडीशन लगाई और अगर आपने लिखा अगर वो कंडीशन पूरी नहीं होगी तो प्रॉपर्टी आगे चली जाएगी इसके पास, जो नेक्स्ट आपका दूसरा वाला जो है अल्टीरियर डिस्पोजिशन है पड़तर वयन में। तो लॉ ये बोलता है इस डॉक्ट्रिन में आपको जस्ट इतना याद रखना है कि अगर पहले वाला इंटरेस्ट फेल हो गया, पहली वाली कंडीशन क्या हो गई आपकी, फेल हो गया आपका, तो प्रॉपर्टी आगे चली जाएगी। आगे का मतलब प्रॉपर्टी एक्सीलरेट हो जाएगी, प्रॉपर्टी रिवर्ट नहीं होगी। अब उन्होंने आपको बोला कि आपको 1 साल में आर्टिस्ट बनना है। ठीक है, अगर 1 साल में आर्टिस्ट बन गए तो प्रॉपर्टी आपकी, नहीं तो प्रॉपर्टी आपके ब्रदर की। अब सपोज 1 साल में आपके एग्जाम ही नहीं हुए, अगर एग्जाम देके फेल होते नहीं बनते तो अलग बात थी, लेकिन अगर हमारे एग्जाम हुए ही नहीं तो क्या करें, तो प्रॉपर्टी आगे चली जाएगी। इसी का नाम है आपका अल्टीरियर डिस्पोजिशन पड़तर वयन और ये है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है, और इसका जो लैंडमार्क जजमेंट है आपका वो है आपका अयोध्या वर्सेज रकमान कौर। अयोध्या वर्सेज रकमान कौर क्या कहता है डॉक्ट्रिन, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट वन प्रॉपर्टी शुड बी पास्ड ऑन टू सेम अदर पर्सन इफ द फर्स्ट कंडीशन फेल्स एज इफ द प्रॉपर्टी वाज नेवर वेस्टेड इन हिम। अगर फर्स्ट कंडीशन फेल हो गई है तो प्रॉपर्टी रुकेगी नहीं। लॉ ये बोलता है कि प्रॉपर्टी को जाने दो, और जाने दो मतलब उसको एक्सीलरेट करो। अगर यहाँ पे रुक गई तो आप ये मानो कि ये बीच में था ही नहीं, प्रॉपर्टी आपकी आगे चली जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्ट्रिन आ गया हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ कंडीशनल लिमिटेशन, सशर्त मर्यादा का सिद्धांत। इसमें ऐसे कुछ एसेंशियल्स और नहीं है, इसमें जस्ट आपको सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है आपका, या अगर आपको पूछे कि सेक्शन 28 में कौन सा सिद्धांत है तो आंसर है हमारा सशर्त मर्यादा का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ कंडीशनल लिमिटेशन। और या फिर आपका कंडीशनल लिमिटेशन का डॉक्ट्रिन कौन सी सेक्शन में है तो ये है आपका 28 में। इसमें जैसा आपको यही लिखा आपको कि ये जो सारी लिमिटेशंस आप लगाते हो, जो कंडीशंस आप लगा रहे हो वो कंडीशन सेक्शन 10 हो गया,
12 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, उन बहुत सी सेक्शन दे रखी है उसमें, उनके हिसाब से जो आपने 2 ट्रांसफर बनाएगी, पहले प्रॉपर्टी इसको, अगर इसने ऐसा नहीं किया तो उसको, तो वो जो कंडीशंस है आपकी इन सारी सेक्शन में भी क्या होनी चाहिए, आपकी वैलिड होनी चाहिए। ये इसमें रेस्ट्रिक्शन है, बस इसमें जस्ट नंबर और आपको यही पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। ठीक है, सेक्शन है हमारी 35, और ये तो ऐसा डॉक्ट्रिन है जो बहुत बार पढ़ने के बाद भी हमको समझ नहीं आता है, लेकिन एग्जाम में क्या करना है आपको, एग्जाम में जस्ट 2-3 बातें याद रखनी है आपको, कि एक तो अगर आपको पूरा डॉक्ट्रिन नहीं आता है तो कोई बात नहीं। पहली बात तो डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन है क्या, तो इसमें सिंपल से 2 फॉर्मूला इसमें, पहला पब्लिक पॉलिसी पे बेस्ड है, और एक और इसमें एक बात आती है आपकी, एक लैटिन मैगजीन हम पढ़ते हैं, नेमो डेट गॉड नॉन हैबिट। ठीक है, इसका मतलब है आपका, हिंदी में इसका मतलब है कोई भी व्यक्ति अपने से अच्छा स्वत्व दूसरे को अंतरित नहीं कर सकता, और इंग्लिश में इसका मतलब है नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज। जो आपके पास है नहीं आप उसको दे नहीं सकते किसी और को। अगर ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है तो मैं इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकती, ये जनरल रूल है आपका। लेकिन इस डॉक्ट्रिन के, इस लैटिन मैगजीन के 3 एक्सेप्शन आपको टीपी में मिलते हैं। वो है आपका, एक है सेक्शन 35, एक हम आगे पढ़ेंगे 41, और तीसरी आ जाएगी हमारी 43। ये तीनों है जो इसके अपवाद है आपका। अपवाद की सेंस में कि इन तीनों सेक्शन में ऐसा पर्सन ट्रांसफर कर रहा है जिसकी प्रॉपर्टी खुद की नहीं है, या उसको वो ट्रांसफर करने के लिए ऑथोराइज ही नहीं है। तो इलेक्शन, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन में अगर मैं आपको शॉर्ट में ब्रीफ करूं तो क्या है इसमें, इस डॉक्ट्रिन में जस्ट इतना सा आपका कि एक पर्सन जिसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, जिसको वो ट्रांसफर करना चाह रहा है वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उस प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर रहा है, और जो प्रॉपर्टी का ओनर है, जो संपत्ति का स्वामी है। अगर इसको एग्जाम्पल से समझो, ए जो है, ए बी और सी 3 लोग हैं, बी जो है प्रॉपर्टी का ओनर है, संपत्ति का स्वामी है। अब ए का मन हुआ कि ये जो बी की प्रॉपर्टी है, ये जो बी की प्रॉपर्टी है, इसको मैं ट्रांसफर कर दूं, सी को गिफ्ट कर दूं। ठीक है, वैसे तो ए कोई भी नहीं है, नहीं तो वो ऑथोराइजन है, वैसे है ट्रांसफर नहीं कर सकता, लेकिन ए ने क्या, और प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है आपकी, वो है आपकी 5 लाख। अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 लाख है, अब ए का मन हो रहा है कि मैं इस प्रॉपर्टी को सी को ट्रांसफर कर दूं, कर सकता है। अगर डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन में देखोगे तो कर सकता है। कैसे करेगा, उसने बी को 7 लाख रुपीज ट्रांसफर किए और प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी है सी को। तो अभी बी के पास क्या ऑप्शन है, बी जो ओनर है उसके पास क्या ऑप्शन है, या तो अपनी प्रॉपर्टी वो सी को दे दे, ठीक है, और या फिर जो 7 लाख रुपए उसके पास आए हैं उसको वो रिटर्न कर दे। तो ऑप्शन इलेक्शन का मतलब होता है बिटवीन ऑप्शंस, आपका एक से ज्यादा विकल्प में से आपको चुनना है, वही है आपका इलेक्शन। तो ये इलेक्शन किसके लिए है, आपका ओनर के लिए, जिसको ऐसा ऑफर मिला है कि या तो वो एग्री होगा या उससे डिसएग्री होगा। तो ये जो आपकी मैक्सिम है आपका, तो 2 केसेज है इसके, कूपर वर्सेज कूपर और मनी वर्सेज मनी। और ये जो मैक्सिम है किस पे बेस्ड है आपका, नो वन कैन एब्रोबेट और रेब्रोबेट एट द सेम टाइम। एक व्यक्ति एक ही समय में स्वीकार और अस्वीकार दोनों नहीं कर सकता, या तो आप हाँ करो और या आप ना करो। ठीक है, इलेक्शन रेफर्स टू अ चॉइस बिटवीन 2 इनकंसिस्टेंट राइट्स। अगर आपके 2 डिफरेंट राइट है, जैसे इस एग्जांपल में, या तो आप अपनी प्रॉपर्टी रखो तो पैसे वापस करो, और अगर आपको पैसे चाहिए तो प्रॉपर्टी आपको देनी पड़ेगी। आप ऐसे नहीं कर सकते कि पैसे भी मैं रख लूं और प्रॉपर्टी भी ना दूं, ये नहीं होगा आपका। तो ये इलेक्शन जो है किसके लिए है आपका, ये इलेक्शन है ओनर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, जिसको किसी ऐसे पर्सन है जो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए ऑथोराइज नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ अपॉर्शनमेंट। इसको हम बोलते हैं प्रभाजन का सिद्धांत, इसको हम बोलते हैं प्रभाजन का सिद्धांत। अपॉर्शनमेंट का मतलब क्या होता है आपका, तो देखो अपॉर्शनमेंट का मीनिंग ये है आपका, अपॉर्शनमेंट मींस डिस्ट्रीब्यूशन और अलॉटमेंट इन प्रोपोर्शनल। बहुत सिंपल सा डॉक्ट्रिन है आपका, लेकिन इसमें से क्वेश्चन आएगा आपका, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये आपको पूछते हैं अपॉर्शनमेंट का मीनिंग क्या है। अगर एक प्रॉपर्टी, ठीक है, अपॉर्शनमेंट का मतलब क्या है, अगर एक प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी मैंने आपको ट्रांसफर की और उस प्रॉपर्टी वो रेंट पे दे रखी है, उस प्रॉपर्टी का हर मंथ रेंट आता है 10,000 रुपीज, और मैंने आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जुलाई में, क्या होगा, जुलाई तक का जो रेंट है
जुलाई में ट्रांसफर की, जुलाई तक का जो रेंट है, जो इनकम है, वो तो होगी मेरी, और जुलाई के बाद जिस डेट को मैंने आपको ट्रांसफर किया है उसके बाद उस प्रॉपर्टी की जो भी इनकम होगी वो जाएगी आपके पास। तो इसका मतलब सिंपल सा मीनिंग है इसका कि प्रॉपर्टी का अपॉर्शनमेंट, प्रभाजन का मतलब क्या है, आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, अलॉट कर रहे हो प्रोपोर्शन में। अगर आपकी प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें रोज की इनकम है, अगर आपने 10th डे को मुझे ट्रांसफर की तो 10th डे तक की इनकम आपकी और लास्ट की 20 डेज तक की इनकम मेरी, इसको हम बोलते हैं अपॉर्शनमेंट बाय टाइम। ये है आपका प्रभाजन का नियम समय के हिसाब से। और अगर ये पूछे आपका अपॉर्शनमेंट बाय टाइम कहाँ है आपका, तो ये सेक्शन है हमारी 36, और दूसरा है आपका प्रॉपर्टी और स्टेट के हिसाब से, वो सेक्शन है हमारी 37। इसमें क्या हो रहा है, एक प्रॉपर्टी है जिसका एक ऑनर है ए, और उस प्रॉपर्टी को आपने ट्रांसफर कर दिया है BCD को। क्या ट्रांसफर कर दिया आपने, BCD को ट्रांसफर कर दिया है। तो अब इस प्रॉपर्टी के साथ में राइट्स भी है, आपके अधिकार भी है और आपके ऑब्लिगेशन भी है, अधिकार भी है और आपके दायित्व भी है। तो क्या होगा आपका, ये जो प्रॉपर्टी एक ही थी, पहले एक ही आदमी की थी, अब अगर आप राइट्स की बात करो तो राइट्स कैसे डिवाइड हो जाएंगे, जिस रेशियो में इनका शेयर है। सपोज बी का शेयर 50% है और सी का शेयर जो है आपका मतलब बी का है आपका 1/2 और सी और डी का है 1/4। तो अगर इनकम की बात करोगे तो इनकम हो जाएगी, इनमें डिवाइड हो जाएगी आपकी इसी रेशियो में। और दूसरा अगर ऑब्लिगेशन की बात करोगे, अपने दायित्व की बात करोगे, तो दायित्व आपको पूरा करना पड़ेगा इसी रेशियो में, जिस अपॉर्शनमेंट पे आपके पास प्रॉपर्टी आई है। अगर आपको नहीं क्लियर होता है तो जस्ट ये याद रखना है, प्रभाजन का नियम या अपॉर्शनमेंट का जो रूल है आपके कौन सी सेक्शन में, टाइम के हिसाब से पूछे तो सेक्शन 36 में, और स्टेट के हिसाब से, प्रॉपर्टी के हिसाब से पूछे तो वो है हमारी सेक्शन 37 में। ठीक है, अब आ गया हमारा, ये है आपका रूल ऑफ रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट। और रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट का मतलब हो गया आपका निर्बंधात्मक असुविधा का सिद्धांत। ये है आपका निर्बंधनात्मक प्रसविधा का सिद्धांत। इसका मतलब क्या हुआ आपका, इसको पढ़ने से पहले इसका 2 क्वेश्चन आते हैं आपके, रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट कौन सी सेक्शन में है, तो 40 में, और इसका केस है आपका टल्क वर्सेस मोक्से। इसको पढ़ने से पहले आपको एक सेक्शन रेफर करनी पड़ती है, सेक्शन 11। सेक्शन 11 में क्या हो रहा था आपका, अगर मैं ब्रीफ करूं आपको, सेक्शन 11 में आपने प्रॉपर्टी किसी को एब्सोल्युटली ट्रांसफर की है, संपत्ति किसी को आत्यंतिक रूप से अंतरित की है, और उसके बाद आपने उसको एंजॉयमेंट पे रेस्ट्रिक्शन लगाई है। रेस्ट्रिक्शन किस पे लगाई है आपने, निर्बंधन जो लगाया है आपने एंजॉयमेंट पे, कि आप इस प्रॉपर्टी को, मैंने आपको घर बेचा और मैं बोलूं इस घर में कभी स्कूल नहीं खोलोगे, इस घर को कभी रेंट पे नहीं दोगे, आपको अगर रेस्ट्रिक्शन लगाया मैंने एंजॉयमेंट के, उसके उपभोग पे, तो लॉ क्या बोलता है, ऐसा रेस्ट्रिक्शन जो है आपका वॉइड है और ट्रांसफर जो है आपका वैलिड है। ये तो थी सेक्शन 11। अब इस सेक्शन 11 में इसका एक एक्सेप्शन दे रखा है, सेक्शन 11 में खुद में एक एक्सेप्शन दे रखा है। वो क्या कहता है कि अगर आपकी कोई लैंड है, ठीक है, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी है, उसका एक पार्ट आपने ट्रांसफर किया है, ये मेरा घर इतना इतना बना हुआ है और ये प्लॉट है, ठीक है। अब मैंने आपको ये प्लॉट सेल किया और उसके बाद मैंने आप पे इसी सेक्शन में रेस्ट्रिक्शन लगाई। क्या रेस्ट्रिक्शन लगाई कि ये जो मेरे घर की विंडोज है जो इस प्लॉट में ओपन हो रही है, आप इन विंडोज को बंद नहीं करोगे। मतलब मेरी प्रॉपर्टी के बेनिफिशियल यूज के लिए, मेरी प्रॉपर्टी को, मेरी संपत्ति के अच्छे से यूज करने के लिए अगर मैंने आप पे रेस्ट्रिक्शन लगाई तो ये रेस्ट्रिक्शन वैलिड है, क्योंकि इसके एक्सेप्शन में आ रही है सेक्शन 11 में। और सेक्शन 11 का ही अगला स्टेप है आपकी सेक्शन 40। सेक्शन 11 का ही नेक्स्ट स्टेप है आपका सेक्शन 40, जिसमें अगर मैंने आपको ट्रांसफर की प्रॉपर्टी और आपने उस प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर की, और अगर उस थर्ड पर्सन को पता है, क्या पता है कि इस प्लॉट के साथ ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन है, और अगर वो कंस्ट्रक्शन कराएगा, मेरी विंडोज बंद करेगा, तो मैं उसके अगेंस्ट सूट लाके इंजेक्शन से उसको प्रोहिबिट कर सकती हूँ। तो अगर आपको याद रहता है, समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो जस्ट यही याद रखना है, निर्बंधनात्मक प्रसविधा का सिद्धांत या फिर रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट का सिद्धांत कौन सी सेक्शन में, सेक्शन है हमारे पास 40, और ये है हमारे पास टल्क वर्सेज मोक्से, इसका लैंडमार्क जजमेंट। उसके बाद फिर आ गया हमारा
डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। देखो टीपी में डॉक्ट्रिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, आप किसी भी स्टेट का पेपर उठा के देख लो, अगर 5 क्वेश्चन आ रहे तो 3 क्वेश्चन डॉक्ट्रिन के ही आ रहे। किसी में सेक्शन पूछा, किसी में ये भी पूछ लिया आपको कि डॉक्ट्रिन जो है किससे रिलेटेड है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बता दी मैं आपको कि जो सेक्शन अप टू सेक्शन 37 तक के जितने भी डॉक्ट्रिन्स आ रहे हैं, 37 तक के जितने भी डॉक्ट्रिन्स आ रहे हैं वो दोनों के ऊपर लागू होंगे। किसके ऊपर? प्रॉपर्टी इमूवेबल है या मूवेबल है, संपत्ति जंगम है या स्थावर है, दोनों पे अप्लाई होंगे। ठीक है, ये एक जनरल याद रखने के लिए, क्योंकि बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपको जैसे पूछा लीज पेंडेंस का जो टॉपिक है, लीज पेंडेंस का जो डॉक्ट्रिन है कौन सी प्रॉपर्टी पे अप्लाई होगा, आपका होल्डिंग आउट का जो डॉक्ट्रिन है कौन सी प्रॉपर्टी पे अप्लाई होगा। तो ऑप्शन में आता है मूवेबल, इमूवेबल, बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल, और आइदर मूवेबल और इमूवेबल। तो इसमें आपको बेसिक रूल आपको याद रखना कि 37 तक, अगर आपको सेक्शन नंबर याद है किसी डॉक्ट्रिन का, 37 तक अगर कोई डॉक्ट्रिन आ रहा है तो वो मूवेबल और इमूवेबल दोनों पे अप्लाई होगा। और आफ्टर 38 के बाद का कोई भी डॉक्ट्रिन है वो सिर्फ और सिर्फ अप्लाई होगा आपका इमूवेबल को। वो सिर्फ और सिर्फ किसको अप्लाई होगा? आपका इमूवेबल को। ये जस्ट बेसिक सा थिंग मैंने आपको बताया कि 37 तक का कोई डॉक्ट्रिन है और उसमें अगर आपको क्वेश्चन पूछा कि मूवेबल को लागू होगा, इमूवेबल को होगा या दोनों को होगा, तो आंसर है आपका दोनों को होगा। और 38 के बाद जितने भी डॉक्ट्रिन्स है वो लागू हो रहे सिर्फ और सिर्फ इमूवेबल को। ठीक है, तो अभी इसमें ये नेक्स्ट डॉक्ट्रिन आया हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। इसको हम बोलते हैं फैलाव का सिद्धांत। सेक्शन में कहीं पे लिखा नहीं है होल्डिंग आउट, लेकिन इसमें क्या हो रहा है आपका, एक वर्ड आया हमारे पास ऑस्टेंसिबल ओनर, दृश्यमान स्वामी। एक व्यक्ति जो प्रॉपर्टी का ओनर नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी के ओनर की एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंसेंट से वो अपने आप को दिखाता है। क्या दिखाता है? कि मैं इस प्रॉपर्टी का ओनर हूं, दिखाया। और उसके बाद किसी थर्ड पर्सन ने उस पर भरोसा किया, थर्ड पर्सन ने उस पर भरोसा करके उस प्रॉपर्टी को अगर उसके साथ में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और अब बाद में ओनर आ गया कि अरे मेरा घर तो ट्रांसफर कर दिया, इसको तो राइट ही नहीं है, तो कुछ भी नहीं है घर का, तो फिर लॉ क्या कहता है आपका? लॉ ये बोलता है कि एस्ट्रोपल लगेगा ओनर पे, विबंध का सिद्धांत लागू हो जाएगा ओनर के अगेंस्ट। जब आपकी एक्सप्रेस और जैसे आपका मकान है और मैं आपके पास खड़ी हूं और कोई आपको पूछे कि ये मकान मालिक है क्या, मैंने कहा हाँ मैं ही मकान मालिक हूं, और आप पास में खड़े हो और आप कुछ नहीं बोलते, दैट मीन्स आपकी इम्प्लाइड कंसेंट है। उसके बाद उस पर्सन ने वो मकान मुझसे खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, एग्रीमेंट किया, और अब आप आके बोलते हो कि ये प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती क्योंकि जिसने ट्रांसफर, ये जो ट्रांसफर है, जो अंतरक है, वो संपत्ति का स्वामी नहीं है। लेकिन लॉ क्या कहेगा? जब इन्होंने ये अपने आप को ऑस्टेंसिबल ओनर दिखा रहे थे, जब ये अपने आप को दृश्यमान स्वामी दिखा रहे थे, तब आपने कुछ नहीं बोला, अब आपको बोलने का राइट नहीं है। तो इसमें आपका जो जजमेंट है हमारा, सेक्शन है 41, इसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। राम कुमार वर्सेस मैक्विन वाला केस है इसमें। और इस डॉक्ट्रिन का एक नाम और भी है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ अपरेंट ओनरशिप, दृश्यत स्वामित्व का सिद्धांत। दृश्यत स्वामित्व का सिद्धांत या फिर आपका फैलाव का सिद्धांत, कई नाम हो सकते हैं। अगर आपको पूछे कौन सी सेक्शन में, सिर्फ सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आएगा, कुछ भी नहीं समझ आए, अगर आपने टीपी ढंग से नहीं भी पढ़ी है तो भी अगर आप इतना याद कर लोगे आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं हम अपरेंट ओनरशिप, दृश्यत स्वामित्व का सिद्धांत। और आगे क्या लिखा आपका? अंडर दिस डॉक्ट्रिन इफ समवन अलाउज अनदर पर्सन टू अपीयर एज द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी, अगर कोई व्यक्ति दूसरे को ये दिखाने देता है कि वो संपत्ति का स्वामी है, एंड थर्ड पार्टीज रीजनेबली रिलाई ऑन दैट अपीयरेंस इन देयर डीलिंग विद द प्रॉपर्टी। अब आपका थर्ड पर्सन जो बिलीव क्या कर रहा है आपका, आपने मुझे दिखाया कि मैं प्रॉपर्टी की ओनर हूं और थर्ड पर्सन ने बिलीव किया कि सच में ये ओनर है, उसके बाद द ऑस्टेंसिबल ओनर मे बी ट्रीटेड एज द ट्रू ओनर। आपने दृश्यमान स्वामी को, ऑस्टेंसिबल ओनर को क्या मान लिया है? ट्रू ओनर। और द पर्सन हु परमिटेड द अपीयरेंस मे बी एस्टॉप्ड। अब इसमें देखो इसके 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको बोला डॉक्ट्रिन का नाम कि सेक्शन 41 में कौन सा डॉक्ट्रिन है, वो है डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट या फैलाव का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ अपरेंट ओनरशिप, दृश्यत स्वामित्व का सिद्धांत। दूसरा क्वेश्चन डॉक्ट्रिन कौन सी प्रॉपर्टी पे अप्लाई होगा, आंसर है हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी। तीसरा क्वेश्चन कि सेक्शन 41 में जो एस्ट्रोपल लग रहा है वो किसके अगेंस्ट लग रहा है,
पहला एक्चुअल ओनर, संपत्ति का वास्तविक स्वामी, दूसरा ऑस्टेंसिबल ओनर, दृश्यमान स्वामी, और तीसरा ट्रांसफरी अंतरिति, और चौथा आ गया आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपको इसमें स्पेशली याद रखना है, ये जो एस्ट्रोपल लग रहा है आपका, विबंध का सिद्धांत जो लागू हो रहा है आपका, वो जो आपका रियल ओनर है, जो वास्तविक स्वामी है, उस पे अप्लाई हो रहा है, ऑस्टेंसिबल पे अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय एस्ट्रोपल। ये है आपका विबंध द्वारा परिपोषण का सिद्धांत। विबंध द्वारा परिपोषण का सिद्धांत का मतलब क्या है? देखो 41 में भी एस्ट्रोपल था, 43 में भी एस्ट्रोपल है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है, या तो अगर आपको ऐसे पूछे कि एस्ट्रोपल वाले डॉक्ट्रिन्स कौन कौन से, तो 41 है और 43 है, और दूसरा एस्ट्रोपल खुद कहाँ है, तो एस्ट्रोपल है हमारा सेक्शन 115 ऑफ एविडेंस की 115 में। तो अभी इसमें विबंध द्वारा परिपोषण का सिद्धांत, इसमें क्या हो रहा है आपका, तो इसमें देखते अपन, इसमें ये हो रहा है कि एक पर्सन ने एरोनेसली या फ्रॉडुलेंटली, भूलवश या कपट से किसी को ये दिखाया, क्या दिखाया, कि प्रॉपर्टी मेरी है, प्रॉपर्टी मेरी है। अगर मैं आपको बोलूं एक प्रॉपर्टी मेरे दादाजी की प्रॉपर्टी है, और मैंने आपको दिखाया, क्या दिखाया, कि प्रॉपर्टी मेरी है, आपने बिलीव किया मुझ पे, और उसके बाद आपने उस प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी को खरीदने का एग्रीमेंट मेरे से किया। अब उसके बाद सब्सिक्वेंटली क्या हुआ, जब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, दादाजी चले गए, और दादाजी जाते ही उनके विल के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी मुझे मिल गई। अब आप प्रॉपर्टी मांग रहे हो, और मैंने आपको मना किया। क्यों मना किया? मैं आपको बोल रही हूँ कि जब मैंने प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी, मैं प्रॉपर्टी की ओनर नहीं थी, मैं प्रॉपर्टी की ओनर नहीं थी, तो आपको प्रॉपर्टी मिलेगी या नहीं मिलेगी? तो लॉ ये कहता है कि जब मैंने आपको ये भरोसा दिलाया, विश्वास कराया, भले ही वो इरोनेसली था या फ्रॉडुलेंटली था, कपट पूर्वक था या भूलवश था, कि मेरे पास उस प्रॉपर्टी का टाइटल और नहीं है, लेकिन अगर सब्सिक्वेंटली मैंने वो टाइटल एक्वायर कर लिया है, तो लॉ कहता है आपको अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना पड़ेगा। तो अभी अगर मुझे वो प्रॉपर्टी मिल गई है, तो मुझे वो प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर करनी पड़ेगी। अब इसमें क्या लिखा है, इट अप्लाइज वेयर अ पर्सन प्रोमिसेस टू ट्रांसफर द राइट इन द इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट ही डज नॉट हैव एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बट सब्सिक्वेंटली एक्वायर दैट राइट। सिंपल, एक व्यक्ति ऐसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने की बात कर रहा है जो जब वो ट्रांसफर कर रहा था, जब उसकी नहीं थी, लेकिन बाद में वो प्रॉपर्टी उसके पास आ गई, बट सब्सिक्वेंटली एक्वायर्स द राइट एट एनी टाइम ड्यूरिंग विच द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसफर सब्सिस्ट। जब तक वो संविदा अस्तित्व में रहती है, उसके टाइम में अगर वो प्रॉपर्टी जब उसने ट्रांसफर की थी तब उसके पास नहीं थी, लेकिन सब्सिक्वेंटली वो प्रॉपर्टी उसके पास आ गई है, तो एस्ट्रोपल लगेगा किस पर्सन पे? ट्रांसफर पे। इन सच केसेस द पर्सन हु मेड द रिप्रेजेंटेशन और प्रॉमिस मे बी एस्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग और रिवोकिंग द ट्रांसफर व्हेन ही सब्सिक्वेंटली एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अब इसमें भी क्वेश्चन, दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, फीडिंग द ग्रांट बाय एस्ट्रोपल, विबंध द्वारा परिपोषण का सिद्धांत कौन सी सेक्शन में? सेक्शन है हमारी 43। दूसरा क्वेश्चन, कौन सी प्रॉपर्टी पे अप्लाई होगा? तो प्रॉपर्टी है इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी। तीसरा, एस्ट्रोपल किस पे लगेगा? तो एस्ट्रोपल जो हमारा लगेगा वो लगेगा हमारा ट्रांसफरर पर, अंतरक पर। ये जो एस्ट्रोपल लगेगा आपका ट्रांसफरर पे लगेगा। और उसके बाद इससे रिलेटेड अगर आपने एसआरए पढ़ा है, तो एसआरए में 3 सेक्शंस है जो इससे रिलेटेड डील करती है, आपकी 13, 17 और 28। इनकी डिटेल में नहीं जाएंगे। और एक क्वेश्चन और आता है आपका कि सेक्शन 6A टीपी की 6A जो 6 का फर्स्ट क्लॉज है और 43, ठीक है, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखो, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे, आपको जस्ट इतना सा याद रखना है कि 6A जो है आपका सब्सटेंटिव लॉ का पार्ट है, 6A जो है आपका सारवान विधि का भाग है, और 43 जो है आपका वो प्रोसीजर का पार्ट है। प्रोसीजर का पार्ट कैसे? 43 का बेस है एस्ट्रोपल, 43 का बेस है विबंध, और विबंध किस में आता है? हमारा एस्ट्रोपल आता है एविडेंस एक्ट में। तो एक चीज ध्यान रखनी है, और दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। 6A में वो ट्रांसफर कर ही नहीं सकता है, और 43 में अगर वो ट्रांसफर कर दिया उसने और बाद में प्रॉपर्टी उसके पास आ गई है, तो प्रॉपर्टी उसको देनी पड़ेगी। ये हो गया हमारा सेक्शन 40, फीडिंग द ग्रांट बाय एस्ट्रोपल, विबंध द्वारा परिपोषण का सिद्धांत, सेक्शन 43। अब हमारा नेक्स्ट डॉक्ट्रिन आ गया
डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी। देखो टीपी में आपको बाकी कुछ आए नहीं आए, डॉक्ट्रिन्स के नाम, एक लाइन में उसका सब्सटेंस और सेक्शन नंबर जरूर आना चाहिए। ये है आपका प्राथमिकता का सिद्धांत। देखो प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, जैसा भी आपके एग्जाम चल रहे हैं, क्या प्रायोरिटी है? दिन और रात पढ़ाई करनी, जल्दी से जल्दी कोर्स करना, ज्यादा से ज्यादा रिविजन करना, ये आपकी प्रायोरिटी है। तो अब इसमें क्या हो रहा है आपका, मीन्स दैट एन इंटरेस्ट फॉर और क्लेम created or recognized earlier in time will have priority over interest or claims that arises later। जो पहले आया है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, सिंपल सा मीनिंग है। या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट इन टाइम फर्स्ट इन राइट। अगर आप उसको मैं और शॉर्ट करूं, अगर एक पर्सन ने अपनी प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी है और उस प्रॉपर्टी को डिफरेंट टाइम पे अलग अलग लोगों को ट्रांसफर किया है, एक पर्सन है उसने अपनी एक प्रॉपर्टी को डिफरेंट टाइम पे अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों को ट्रांसफर किया है, और वो जो ट्रांसफर ऐसे है कि सब एक साथ एंजॉय एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे हम? तो हम ये करेंगे कि जिसको सबसे पहले ट्रांसफर किया था, जिसको सबसे पहले ट्रांसफर किया था उसको सबसे पहले मिलेगी, फिर दूसरे को मिलेगी, फिर तीसरे को मिलेगी। और इसके साथ में दो सेक्शन आपको और याद रखनी पड़ेगी। इस सेक्शन के जो एक्सेप्शन है वो सेक्शन है 78 और 79। इसी एक्ट के सेक्शन 78 और 79 इसके एक्सेप्शन है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी, जिसको एक ही प्रॉपर्टी को अलग अलग टाइम पे अलग अलग लोगों को ट्रांसफर किया है और ट्रांसफर ऐसा एक साथ सब एंजॉय नहीं कर सकते, तो सबसे पहले उसको मिलेगी जिसको टाइम के हिसाब से आपने सबसे पहले ट्रांसफर किया था। अब उसके बाद आ गया हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस। लीज पेंडेंस जो है आपका लंबितवाद का सिद्धांत। इसका क्वेश्चन आई थिंक आपने अगर मॉक प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर अगर कोई गाइड सॉल्व कर रहे हो तो आपको ऑलमोस्ट इसका क्वेश्चन मिलता है, कौन सी सेक्शन में और कौन सी प्रॉपर्टी को अप्लाई होता है। तो मैंने आपको बेसिक थिंग बताया कि 38 के बाद के जितने भी डॉक्ट्रिन है सब इमूवेबल को अप्लाई होते हैं। तो केस है इसका फैयाज हुसैन वर्सेज प्राग नारायण। और लंबितवाद का मतलब क्या हुआ? देखो लीज का मतलब होता है डिस्प्यूट, लीज का मतलब होता है डिस्प्यूट, झगड़ा, और पेंडेंस का मतलब होता है पेंडिंग। अगर हमारा डिस्प्यूट पेंडिंग है, कहाँ पेंडिंग है? आपके और मेरे घर पे नहीं, डिस्प्यूट पेंडिंग है कॉम्पिटेंट कोर्ट में, तो जब तक कोर्ट डिसाइड नहीं करता आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। और दूसरा क्वेश्चन इसका आता है कि अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी तो क्या होगा? वैलिड होगा, वॉइड होगा, वॉइडेबल होगा? तो इसका आंसर सीधा सा है आपका कि ये जो ट्रांसफर है आपका सब्जेक्ट टू ऑर्डर ऑफ कोर्ट होगा, न्यायालय के आदेश के हिसाब से होगा, बाकी कुछ नहीं। तो अब इसमें ये इसकी लैटिन मैक्सिम है, अटलाइड पेंडेंट निहिल इनोवेटर, मतलब नथिंग न्यू शुड बी इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट। जब तक सूट पेंडिंग हो तब तक जो पार्टीज जैसे है उनको वैसे ही रहने दो, उस सूट में उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी नया इंट्रोड्यूस मत करो। आज ये प्रॉपर्टी आपकी है, आप अभी मुझे देके नई पार्टी मुझे मत बनाओ, जो सूट पेंडिंग है उसमें आप कुछ भी न्यू इंट्रोड्यूस मत करो। ये मैंने आपको बता दिया, लीज मीन्स डिस्प्यूट, और ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट इन ए कॉम्पिटेंट कोर्ट प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट टू ए लिटिगेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर। आप उस प्रॉपर्टी को क्या नहीं कर सकते हो? ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो अगर हमारी किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सूट पेंडिंग है किसी भी कॉम्पिटेंट कोर्ट में, अब वो सूट हो सकता है, अपील हो सकता है, रिव्यू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अगर आपका सूट पेंडिंग है तो जब तक सूट डिसाइड नहीं होता है तब तक आप उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं करोगे। यही है जस्ट आपका लीज पेंडेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस, लंबित वाद का सिद्धांत। सेक्शन है हमारी 52। अब आ गया हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। इसको हम बोलते हैं कपटपूर्ण अंतरण का सिद्धांत। कपटपूर्ण अंतरण का सिद्धांत का मतलब क्या हो गया? अगर मेरे से बहुत से लोग पैसे मांगते हैं, अगर मेरे से बहुत से लोग पैसे मांगते हैं और मैं क्या चाहती हूँ कि मेरे पैसे जो है, ऐसे तो मेरी प्रॉपर्टी 2-3 प्रॉपर्टी है, सारे के सारे क्रेडिटर्स उस प्रॉपर्टी को सेल कर देंगे, तो मैंने क्रेडिटर्स को डिफीट करने के लिए, लेनदारों को विफल करने के लिए अगर मैंने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया, क्या सोचा मैंने कि 10 लोग पैसे मांगते हैं, एक मेरा कजन है उसको मैं प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देती हूँ, क्या बेनिफिट होगा कि जो आप 10 लोग मेरे से पैसे मांगते हो वो लॉफुली रिकवर नहीं कर पाओगे। तो लॉ किसकी हेल्प करेगा? आपका। और मेरा ट्रांसफर है आपका फ्रॉडुलेंट, कपटपूर्ण ट्रांसफर है। सेक्शन है हमारी 53। इसमें से क्वेश्चन आता है कि अगर आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर है, अपने क्रेडिटर्स को डिफीट करने के पर्पज से, अपने लेनदारों को कपट वंचित करने के लिए अगर आपने किया है, तो वो जो आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे उसका नेचर क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका
वॉइडेबल, वो कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका वॉइडेबल। शून्यकरणीय, शून्यकरणीय का मतलब उन क्रेडिटर्स में से, उन लेनदारों में से कोई भी एक या उनकी तरफ से कोई एक या सब लोग सूट लाके इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइडेबल डिक्लेयर करा सकते हैं। तो फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर सेक्शन 53 में क्या पर्पज है? मेरा पर्पज है कि मेरे क्रेडिटर्स को मैं पैसे ना दूं, और पैसे नहीं दूं इसलिए मैंने प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया है। तो ये जो ट्रांसफर है आपका, ये मेरे क्रेडिटर्स पर या क्रेडिटर्स में से किसी के ऑप्शन पे भी वॉइडेबल है। बस जस्ट इसमें इतना ही आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट डॉक्ट्रिन आया हमारा, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। ठीक है, पार्ट परफॉर्मेंस, डॉक्ट्रिन ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस, ये है हमारा सेक्शन 53A, भागीक पालन का सिद्धांत। अब इसमें भागीक पालन का मतलब क्या है आपका, कि अगर मैंने एक प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर की, एक प्रॉपर्टी मैंने आपको ट्रांसफर की रिटर्न एग्रीमेंट में, ठीक है। अब इसमें आपको दो चीजें याद रखनी है। बेसिक जो कंडीशन है इसकी, कि मैंने प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर की, हमारे बीच में एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट के लिए दो चीजें, एक एग्रीमेंट रिटर्न होना चाहिए, दूसरा एग्रीमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा एग्रीमेंट क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो हो गई पहली कंडीशन। और दूसरा पोजेशन, कब्जा, कि अगर या तो आपके पास पहले से ही संपत्ति का कब्जा है और या फिर आपने उस संपत्ति का पोजीशन ले लिया है। दो कंडीशन है। पहला, अगर मैंने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, ठीक है, और पार्ट परफॉर्मेंस में क्या हो गया, भागीक पालन में क्या हो गया है कि एग्रीमेंट जो था वो रिटर्न था और रजिस्टर्ड था, और आपने उस प्रॉपर्टी का या तो आप पहले से ही पोजीशन में थे, पहले से ही पोजीशन का मतलब हो सकता है आप मेरे टेनेंट हो, तो आपके पास पहले से ही पोजीशन था, और या फिर आपने उसका पोजीशन मेरे से ले लिया है। अब अगर कोई छोटा मोटा डिफेक्ट है कि आपका सेल जो है आपकी रजिस्टर्ड नहीं, एग्रीमेंट रजिस्टर्ड था वो डिफरेंट है, सेल का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, और अब मैं आपको मना कर दूं, क्या मना कर दूं? अगर मैं आपको मना करती हूँ कि मैं आपको प्रॉपर्टी नहीं दूंगी, मैं आपको प्रॉपर्टी नहीं दूंगी, तो आप इस डॉक्ट्रिन के बेस पे मेरे अगेंस्ट जो है सूट ला सकते हो। इस डॉक्ट्रिन के बेस पे आप मेरे अगेंस्ट सूट ला सकते हो। किस बात के लिए? कि हमारे बीच में एग्रीमेंट था, रिटर्न था, रजिस्टर्ड था, और मेरे पास पोजीशन था। मेरे पोजीशन को हेल्प करो और मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट कराओ। ठीक है, तो अभी इसमें पहले इसको बताती हूँ मैं आपको। केस है आपका इंग्लिश लॉ का, केस है आपका मेडिसन वर्सेज एल्डरसन, और इंडियन लॉ का जो केस है वो है आपका मोहम्मद ऊसा वर्सेज अगोर कुमार गांगुली। अब उसके बाद इस सेक्शन में आपको दो तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला, इसका एक और नाम है इक्विटी ऑफ पार्ट परफॉर्मेंस। इस डॉक्ट्रिन का नाम क्या है आपका? भागीक पालन की साम्या। भागीक पालन की साम्या मतलब आपने अगर पार्ट परफॉर्म कर लिया है तो कोई फॉर्मल डिफेक्ट्स की वजह से आपको उस ट्रांसफर से डिप्राइव नहीं करेगा, लॉ आपकी हेल्प करेगा। इट प्रोवाइड्स सर्टेन प्रोटेक्शन टू ट्रांसफरी of immovable property who have taken possession of the property or have performed their part। या तो आपने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया है या पोजीशन ले लिया है ऑफ द रिटर्न एंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ऑफ ट्रांसफर। ठीक है, ये वही एसेंशियल है जो मैंने आपको बताया कि रिटर्न होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, और पोजीशन आपने ले लिया है, और बाकी जो पार्ट बचा है उसको, मतलब पेमेंट और कुछ बचा है, आप उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए रेडी और विलिंग हो, तो लॉ आपकी हेल्प करेगा, आपको उस प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप टीपी का बेरेक्ट देखोगे तो उसमें जस्ट ये जो मैंने लिखा है कि एग्रीमेंट रिटर्न होना चाहिए और साथ में रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, तो टीपी में जो लिखा आपको वो सिर्फ रिटर्न लिखा है, वो सब क्या लिखा है आपका? रिटर्न लिखा है। लेकिन यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड कहां से आया? तो 2001 में रजिस्ट्रेशन एक्ट की सेक्शन 17 में अमेंडमेंट हुआ, और उसके बाद उन्होंने लिखा कि टीपी में अगर आपको पार्ट परफॉर्मेंस के बेस पे अगर प्रॉपर्टी चाहिए तो जो एग्रीमेंट है वो रिटर्न के साथ साथ में रजिस्टर्ड भी होना चाहिए। तो इसमें आपको कंडीशन ध्यान रखनी है। अगर एग्रीमेंट रिटर्न है, अगर आपको एग्जाम में पूछा कि ए ने बी को एक घर सेल किया जो पहले से उसके पोजीशन में था, और उसके बाद रिटर्न एग्रीमेंट था, दोनों का साइंड और अटेस्टेड एग्रीमेंट था, और उसके बाद अब बी उसको देने से मना कर रहा है, मतलब ए उसको देने से मना कर रहा है, तो क्या बी को पार्ट परफॉर्मेंस का बेनिफिट मिलेगा? आंसर इज नो। क्यों नहीं मिलेगा? एग्रीमेंट रिटर्न था बट रजिस्टर्ड नहीं था। तो 2001 के बाद में अगर कोई भी ऐसा एग्रीमेंट है तो रिटर्न के साथ साथ क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए। वो रिटर्न के साथ साथ आपका क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड होना चाहिए। और अगर एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, अगर एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है
तो आपका पार्ट परफॉर्मेंस का डॉक्ट्रिन अप्लाई नहीं होगा। एक क्वेश्चन और आता है आपका, ये जो है आपका वेपन जो है आपका, ये सील्ड है आपके पास, ये क्या है आपकी ढाल है, ये तलवार नहीं है आपका, ये है आपका वेपन ऑफ डिफेंस। ये क्या है आपका वेपन ऑफ डिफेंस, ये आपका आक्रमण का आधार नहीं है, प्रतिरक्षा का आधार है, ये आपका वेपन ऑफ डिफेंस है। तो इसमें से 2-3 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन पार्ट परफॉर्मेंस किसको प्रोटेक्ट कर रहा है आपका, तो एसेट ट्रांसफर को, जिसने अपने पार्ट का परफॉर्म कर दिया है और जो रह गया है उसको लेने के लिए रेडी और विलिंग है, और उसके पास प्रॉपर्टी का पहले से पोजीशन है, ठीक है, तो प्रोटेक्ट करता है ये ट्रांसफर को। और दूसरा, एग्रीमेंट का नेचर क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट रिटर्न होना चाहिए और रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। और तीसरा, ये आपका सील्ड है या शॉर्ड है आपका, ये है आपकी सील्ड, ये क्या है आपका सील्ड है आपका, ढाल है, ये तलवार नहीं है। उसके बाद फिर आ गया हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ क्लॉग ऑन रिडम्पशन, ये मॉर्गेज स्टार्ट हो जाता है यहाँ से सेक्शन 60, मोचन पर अवरोध का सिद्धांत। बहुत इजी सेक्शन है वैसे, लेकिन आपको इसमें से कभी कभी सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। जनरली स्टूडेंट्स मॉर्गेज वाला पूरा पार्ट डिफिकल्ट समझ के छोड़ देते हैं, अगर छोड़ने का मानस बनाया भी है तो जस्ट कुछ कुछ प्रोविजन आप अच्छे से कर लेना। क्या लिखा आपका, मोचन पर अवरोध का सिद्धांत, केस है इसका नॉक्स वर्सेज राइस। अब इसमें क्या लिखा आपका, इसमें एक नाम और है इसका, क्या है आपका, वंस ए मॉर्गेज ऑलवेज ए मॉर्गेज। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, एक बार बंधक सदैव बंधक। मतलब अगर आपने एक बार मॉर्गेज का ट्रांजेक्शन किया है और उसके बाद में ऐसी कोई भी कंडीशन है, अब देखो यहाँ पे जो क्लॉग मतलब है आपका, क्लॉग का मतलब है, टीपी में अलग अलग वर्ड आते हैं, क्लॉग है, रेस्ट्रिक्शन है, कंडीशन है, लिमिटेशन है, अवरोध है, मर्यादा है, शर्त है, या फिर आपका ये आपका क्लॉग। तो क्लॉग का मतलब क्या है, अगर मॉर्गेजी ने आपका ऐसी कोई भी रेस्ट्रिक्शन लगाई है इस पे, मॉर्गेजर पे, कि भाई आप अगर 20 साल तक रिडीम नहीं कराओगे तो आपका रिडम्पशन का राइट खत्म, तो रिडम्पशन का राइट या मोचन का राइट, उसको अपनी प्रॉपर्टी छुड़ाने का जो राइट है वो हमेशा उसके पास रहेगा, आप कोई भी कंडीशन लगा के उसको डिफीट नहीं कर सकते। तो क्या लिखा, अ क्लॉग इज ए कंडीशन और स्टिपुलेशन दैट प्रिवेंट्स द मॉर्गेजर फ्रॉम रिडीमिंग द मॉर्गेज प्रॉपर्टी अपॉन लोन पेमेंट। अगर आपने मुझे मॉर्गेज किया है तो जब आप अपना पूरा पैसा पे कर दो, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, उसके बाद मैं आपकी प्रॉपर्टी को रिलीज करने के लिए बाउंड हूं। अगर मैंने ऐसी कोई भी कंडीशन लगाई है जो आपका इस राइट को छीनती है, इस राइट को कम करती है, तो वो कंडीशन आपकी वॉइड है। और ये जो है आपका रिडम्पशन का राइट जो है आपका, रिडम्पशन का जो राइट है आपका, ये क्या है आपका स्टेटूटरी राइट है। राइट टू रिडीम क्या है आपका, संविधिक राइट है आपका, एनीथिंग दैट इंटरफेयर्स विद द मॉर्गेजर्स राइट टू रिडीम। कोई भी ऐसी बात जो बंधककर्ता के मोचन के अधिकार को बाधित करती है, वो क्या होगी आपकी नल एंड वॉइड। तो इसमें आपको जस्ट यही याद रखना है कि अगर पहला तो फर्स्ट तो ये है आपका कि वंस ए मॉर्गेज ऑलवेज ए मॉर्गेज कौन सी सेक्शन में है, तो आंसर है हमारा 60, ठीक है। केस था इसका नोक्स वर्सेज राइस। और तीसरी बात, अगर आपने ऐसी कंडीशन लगाई तो कंडीशन हो जाएगी हमारी वॉइड। और उसके बाद फिर आ गया हमारा, तो इसमें आपको जस्ट इतना ही याद रखना है। उसके बाद एक और छोटा सा डॉक्ट्रिन है आपका, डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन, समेकन का सिद्धांत। सेक्शन है हमारी 61, इसमें आपका कुछ भी याद ही रखना है। अगर आपको जस्ट इसमें इतना सा ही क्वेश्चन पूछते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ कंसोलिडेशन कौन सी सेक्शन में, सेक्शन नंबर है हमारा 61। और दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, इंडिया में ये अप्लाई नहीं होता है। क्या मतलब हुआ इसका मतलब है कि अगर आपने मेरे से 4 लोन लिए, ठीक है, 4 अलग अलग मॉर्गेज लोन लिए हैं और उसके बाद सारे के सारे लोन अभी आपके ड्यू हो गए, तो अब अगर मैं बोलूं, क्या बोलूं आपको कि आप सारे एक साथ पे करोगे तो मैं आपको रिडीम करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। कंसोलिडेशन या समेकन का मतलब क्या होता है, सबको एक साथ इकट्ठा करना। तो अब अगर मैं ऐसी कोई कंडीशन लगाऊं तो ये डॉक्ट्रिन जो है हमारा इंडिया में अप्लाई नहीं होता है। आप चाहो तो एक प्रॉपर्टी मतलब एक पार्ट रिडीम कराओ, 2 पार्ट रिडीम कराओ, लेकिन आप सारे के सारे डेब्ट्स को रिडीम कराने के लिए बाउंड नहीं हो। तो इसमें जस्ट आपको सेक्शन नंबर ही याद रखना है। उसके बाद एक और ये भी सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है आपका, डॉक्ट्रिन ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी, आपका प्रतिस्थापित प्रतिभूति का सिद्धांत। इसका मतलब है अगर किसी रीजन से
आपकी मॉर्गेज प्रॉपर्टी किसी में कन्वर्ट हो जाती है। मान लो गवर्नमेंट ने एक्वायर कर ली, आपका एक प्लॉट था रोड पे, वो मॉर्गेज करने आपने मेरे से लोन लिया और उसके बाद गवर्नमेंट को रोड निकालनी थी, इसलिए आपको उस प्लॉट के बदले में दूसरा प्लॉट दे दिया दूसरे किसी एरिया में। तो मैं क्या बोलूंगी आपको, या तो उस प्लॉट को सिक्योरिटी बनाओ और या फिर जो है आप इसको रिडीम करके मॉर्गेज को खत्म करो। तो इसमें जस्ट आपका कुछ भी याद नहीं रखना, इसमें आपका सब्स्टिट्यूटेड सिक्योरिटी, प्रतिस्थापित प्रतिभूति का सिद्धांत, कौन सी सेक्शन में, एक ही क्वेश्चन बनता है इसका, सेक्शन है हमारी 73। उसके बाद फिर आ गया हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ मार्सलिंग, इसको बोलते हैं आपका क्रमबंधन का सिद्धांत। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, डिफिकल्ट भी है। मार्सलिंग का मतलब क्या हो गया आपका, देखो मार्सलिंग का मतलब होता है आपका जमाना, आप चीजों को अरेंज कर रहे हो। तो ये जो सेक्शन है आपका, ये डॉक्ट्रिन जो है आपका दो सेक्शन में है आपका। पहला है आपका सब्सिक्वेंट परचेजर, सब्सिक्वेंट परचेजर, ये आ गया हमारा सेक्शन 56 में। और दूसरा है आपका सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी, दूसरा क्या है आपका सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी, ये आ गया हमारा सेक्शन 81 में। तो ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ मार्सलिंग है आपका दो सेक्शन में है, 56 और 81 में। अब अगर मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाऊं सिंपल, ए के पास, ए ने अपनी 1 2 3 प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया बी को, प्रॉपर्टी को मॉर्गेज किया बी को। उसके बाद इसी प्रॉपर्टी में से 3 वाली जो प्रॉपर्टी थी उसको मॉर्गेज किया सी को। तो अब अगर ये बता रही हूं मैं आपको 81 वाला, सेम थिंग हो जाएगा आपका दूसरे में। तो ए ने प्रॉपर्टी 1 2 3 प्रॉपर्टी मॉर्गेज की बी को, और उसके बाद इसी ए ने प्रॉपर्टी नंबर जो 3 थी, प्रॉपर्टी नंबर जो 3 थी उसको मॉर्गेज की सी को। तो ये है आपका पहला मॉर्गेजी, ये है आपका सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी या पाक्षिक बंधककर्ता, बंधकी। अब इसमें सी क्या कह सकता है आपको, सी बोल सकता है बी को, क्या बोल सकता है कि आप पहले इन प्रॉपर्टी से रिकवर कर लो अपनी मनी जो मेरे को मॉर्गेज नहीं किए है। तो क्या हो सकता है आपका, अब सी बोलेगा, सी के पास मॉर्गेज है 3 और इसके पास 1 2 3, तो वो क्या बोलेगा, सी से बी को बोलेगा कि आप 1 और 2 से प्रॉपर्टी पैसे जो है रिकवर कर लो, 3 को छोड़ दो। तो यही है आपका मार्सलिंग। और इसी एग्जाम्पल में अगर हम मॉर्गेज की जगह प्रॉपर्टी को, ये तो था मॉर्गेज का मॉर्गेज, और यहाँ पे आपने 3 वाली प्रॉपर्टी सेल कर दी सी को, तो भी सी बी को बोल सकता है कि जो मुझे सेल नहीं की है, कौन सी सेल नहीं की है, 1 और 2, आप अपने पैसे उसमें से रिकवर कर लो। ये है आपका सेक्शन 56। तो 56 में एक पर्सन एक प्रॉपर्टी अपनी एक से ज्यादा प्रॉपर्टी किसी के पास मॉर्गेज कर रहा है और उनमें से किसी एक को आपने सेल कर दिया है। तो जो आपका सब्सिक्वेंट परचेजर होगा जिसने बाद में खरीदा है, वो कह सकता है मॉर्गेजी को कि जो मुझे नहीं बेची है आप उससे अपने पैसे रिकवर कर लो। तो ये है आपका मार्सलिंग, क्रमबंधन। अब इसमें इसका मीनिंग, मार्सलिंग मीन्स अरेंजिंग थिंग्स, मतलब चीजों को क्रम से जमाना। क्रमबंधन का मतलब है चीजों को क्रम से जमाना। दूसरा है आपका मार्सलिंग रेस्ट अपॉन द प्रिंसिपल दैट ए क्रेडिटर हु हैज द सेवरल फंड्स shall not by the exercise of his right prejudice another creditor whose security comprise only one of the funds। एक क्रेडिटर जिसके पास एक से ज्यादा सिक्योरिटीज है किसी दूसरे क्रेडिटर को जिसके पास उससे कम या जस्ट उसमें से एक ही सिक्योरिटी है, उसको जो है प्रिजुडाइज नहीं करेगा, इफेक्ट नहीं करेगा। सेक्शन समझ में आई तो ठीक है, नहीं तो मार्सलिंग में आपको याद रखना है 2 चीजें। अगर आपको पूछे परचेजर की मार्सलिंग कहाँ है, क्रेता का क्रमबंधन कहाँ है, सेक्शन 56, पाक्षिक बंधकी की मार्सलिंग कहाँ है, सेक्शन 81। उसके बाद 81 के बाद में दूसरा डॉक्ट्रिन आ गया हमारा, डॉक्ट्रिन ऑफ कंट्रीब्यूशन, सेक्शन 82, इसको बोलते हैं अंशदान का सिद्धांत। कंट्रीब्यूशन का डॉक्ट्रिन क्या बोलता है आपको कि कंट्रीब्यूट करने का मतलब क्या हो गया, अगर हम सब लोग कहीं मिलके जा रहे हैं और सारा का सारा अगर किराया किसी एक ने पे कर दिया, हम 5 लोगों में से, तो बाकी फ्रेंड्स क्या करेंगे, उसको कंट्रीब्यूट करेंगे। वही मीनिंग है यहाँ पे। कंट्रीब्यूशन मींस प्रोवाइडिंग मनी फॉर द कॉमन फंड। आपका जो कॉमन फंड से जो आपका जा रहा है उसको आप क्या करोगे, कंट्रीब्यूट करोगे। ठीक है। और उसके बाद इट इज राइट ऑफ अ पर्सन हु हैज डिस्चार्ज अ कॉमन लायबिलिटी टू रिकवर। जो आपने एक पर्सन ने
कॉमन लायबिलिटी जो थी आपकी, मेरी लायबिलिटी कोई कॉमन लायबिलिटी है, और अगर आपने वो लायबिलिटी पूरी की पूरी कर दी है तो क्या होगा, अब मुझे अपना पार्ट क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अब इसमें दो चीजें हो सकती है आपकी, एक तो प्रॉपर्टी वाइज हो सकता है, एक पर्सन वाइज हो सकता है। जैसे आपने और मैंने मिलके एक लोन लिया प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करा के, और सारे पैसे आपने पे कर दिए, तो अभी क्या करना पड़ेगा, मुझे अपना शेयर आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो सेक्शन है आपकी इक्विटी पे बेस्ड है आपका, कि आपको साम्य पे आधारित है। उसके बाद फिर नेक्स्ट डॉक्ट्रिन आ गया हमारा, डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन, सेक्शन 92, प्रत्यासन का सिद्धांत। प्रत्यासन का सिद्धांत का मतलब क्या हो गया कि पहला तो इसका केस है आपका महेशलाल वर्सेज महेंद्र बावन दास, और दूसरा इन दिस रूल व्हेन वन पर्सन टेक्स अवे द राइट्स ऑफ अ क्रेडिटर अगेंस्ट हिज डेटर। इसका मतलब अगर आपकी लायबिलिटी मेरे से कोई पैसे मांगता है सपोज, या फिर इसमें आपका सबरोगेशन मॉर्गेज के फॉर्म में आ रहा है आपका कि इसको पढ़ने से पहले हालांकि आपको पहले वाली सेक्शंस भी आनी चाहिए, 91 भी आनी चाहिए आपका, कि मॉर्गेज को रिडीम कौन कौन करा सकता है, मोचन को बंधक को मोचन कौन करा सकता है आपका। तो अगर किसी और पर्सन ने जिसकी लायबिलिटी नहीं थी, उसने अगर मॉर्गेज को रिडीम करा दिया है, अगर उसने लायबिलिटी को पे कर दिया है, तो जिसकी लायबिलिटी उसने पे कर दी है, अब उसका राइट क्या हो जाएगा, अब उसकी ड्यूटी क्या है, अगर आपने मेरा लोन पे कर दिया है तो अब आप उस क्रेडिटर के प्लेस पे आ गए हो, और जो मेरी लायबिलिटी थी पहले वाले क्रेडिटर के अगेंस्ट, वो की वो लायबिलिटी हो जाएगी आपके लिए। तो ये है हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ सबरोगेशन, प्रत्यासन का सिद्धांत। उसके बाद एक और क्वेश्चन आता है आपका, रिडीम ऑफ फोरक्लोजर डाउन, इसको बोलते हैं हम मोचन ऊपर और पूर्वबंध नीचे। ठीक है, दो सेक्शन की रेफरेंस है इसमें, 91 और 94। देखो अब इसमें क्या हो रहा है, ए जो एक मॉर्गेजर है आपका, उसने अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज की है बी को, ठीक है, उसके बाद सेम प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी सी को, सेम प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी डी को, एक ही प्रॉपर्टी, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि आप एक बार ही लोन ले सकते हो। तो अगर आपने प्रॉपर्टीज अलग अलग लोगों को अलग अलग टाइम पे मॉर्गेज कर दी है, तो अब इसमें क्या रूल है आपका, देखो पहला रूल है आपका मोचन ऊपर, रिडम्पशन अप। तो डी जो है आपका, डी रिडीम करा सकता है, मोचन करा सकता है, किसको रिडीम करा सकता है, सी को करा सकता है और बी को भी करा सकता है। सी किसको रिडीम करा सकता है, सी भी बी को रिडीम करा सकता है। और अगर अपन फोरक्लोजर की बात करें, फोरक्लोजर मिलेगा आपको 67 में। पूर्वबंध, पूर्वबंध का मतलब जो मॉर्गेजर का राइट है रिडम्पशन का, उसको आप हमेशा के लिए क्लोज करवा दो, जो मोचन का अधिकार है उसको खत्म करा दो। तो पूर्वबंध नीचे का मतलब क्या है, अब अगर बी चाहे तो रिडम्पशन का राइट क्लोज करा सकता है सी का और डी का, सी चाहे तो करा सकता है आपका डी का। तो अपने से पहले वाले मॉर्गेजी का आप रिडम्पशन करा सकते हो, अपने से पहले वाले का, जो आपसे पहले का मॉर्गेजी उसको रिडीम करा सकते हो, और जो आपके बाद वाला मॉर्गेजी है उसको आप फोरक्लोज करा सकते हो। ठीक है, तो इसमें आपको जस्ट दो ही चीजें याद रखनी है, मोचन ऊपर और पूर्वबंध नीचे। सेक्शन कौन सी है आपका, रिडीम अप और फोरक्लोजर डाउन। अब उसके बाद एक लास्ट डॉक्ट्रिन रह गया आपका, डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग ओवर। ये डॉक्ट्रिन वैसे इसमें ऐसा कुछ है नहीं, अतिधारण का सिद्धांत, इफेक्ट ऑफ होल्डिंग ओवर लिखा है सेक्शन में जस्ट आपका। इसमें क्या हो रहा है, ये आता हमारा लीज में, इसमें आता आपका पट्टे वाले पार्ट में, और उसमें क्या लिखा है कि जब आपका लेसर और लेसी के बीच में, पट्टाकर्ता और पट्टाग्रहीता के बीच में अगर आपका एग्रीमेंट था और उस एग्रीमेंट की टर्म खत्म हो गई है, आपकी लीज खत्म हो गई है, उसके बाद भी क्या करता है, वो जो टेनेंट है, वो जो लेसी है आपका, वो उस प्रॉपर्टी पे पोजीशन रखता है, और उसके बाद उसने रेंट भी पे कर दिया है। सपोज 2 इयर्स का टाइम था आपके लेसी का, और 2 इयर्स कंप्लीट होने के बाद उसने आपको रेंट भेजा पर मंथ का, और आपने इसको ले लिया, तो इसको बोलते हैं हम होल्डिंग ओवर। तो लॉ ये मानेगा कि उस पीरियड के लिए, जितने पीरियड के लिए आपका पहले लीज था, उतने पीरियड के लिए आपकी लीज जो है आपकी रिन्यू हो गई है। ये है आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग ओवर। ये लास्ट डॉक्ट्रिन था आपका। उसके अलावा 2-3 चीजें और हो सकती है आपकी, जैसे स्पेस सक्सेसनेस आती है आपकी सेक्शन 6A में, उत्तराधिकार की संभावना मात्र। अगर ऐसा है तो वो सेक्शन 6 बोलती है आपको कि आप किसी भी 6A किसी भी पॉसिबिलिटी को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो इस वीडियो में मैंने ट्राई किया आपको ब्रीफली सारे डॉक्ट्रिन्स बताने का,
देखो डॉक्ट्रिन्स कौन कौन से हो सकते हैं। सेक्शन 10 में था अलाइनेबिलिटी का आपका अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्त। 13 में हो गया आपका डबल पॉसिबिलिटी रूल। 14 में हो गया आपका रूल ऑफ परपेचुइटी शाश्वतता के विरुद्ध नियम। 17 में हो गया हमारा एक्यूमुलेशन संचयन का नियम। उसके बाद 25 कंडीशनल ट्रांसफर सशर्त अंतरण। 27 डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सीलरेशन त्वरित प्राप्ति का सिद्धांत। 28 कंडीशनल ट्रांसफर सशर्त अंतरण। उसके बाद आ गया हमारा 35 डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन निर्वाचन का सिद्धांत। 36 और 37 डॉक्ट्रिन ऑफ अपॉर्शनमेंट। 40 हो गया हमारा रेस्ट्रिक्टिव कोवेनेंट निर्बंधनात्मक प्रसंविधाएं। 41 हो गया आपका ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। 43 हो गया आपका फीडिंग द ग्रांट बाय एस्ट्रोपल विपन द्वारा परिपोषण का सिद्धांत। उसके बाद 48 था हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी प्राथमिकता का सिद्धांत। उसके बाद आ गया हमारा फिर आपका पार्ट परफॉर्मेंस फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। उसके बाद आपका 60 वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज। और लास्ट में कुछ सेक्शंस में हमने पढ़े मार्सलिंग, सब्रोगेशन, कंट्रीब्यूशन और होल्डिंग ओवर। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।